dark facts and mysteries. जैक द रिपर एक अज्ञात सीरियल किलर था जिसने 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में आतंक मचा दिया था। उससे जुड़े हत्याकांडों में कम से कम 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या की गई, जिन्हें कैनोनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरी एडोज और मैरी जेन केली। ये महिलाएं वेश्यावृत्ति से जुड़ी थीं और उनके शव सुबह के समय क्षत विक्षत अवस्था में मिले थे। हत्याओं में गला काटना, आंतरिक अंग निकालना और शरीर को विभाजित करने जैसी भयानक क्रूरताएं शामिल थीं। अपराधों की इस विभत्सता से यह अनुमान लगाया गया कि हत्यारा शरीर रचना विज्ञान का जानकार हो सकता था, संभवतः कोई सर्जन या कसाई। इन हत्याओं ने व्यापक दहशत फैला दी और उस समय के मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां बन गईं। अखबारों में इन हत्याओं की ग्राफिक विवरणों के साथ कई अटकलें प्रकाशित हुईं। पुलिस को कई पत्र मिले जिनमें दावा किया गया था कि वे जैक द रिपर ने लिखे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अ डियर बॉसर पत्र था, जिसमें पहली बार जैक द रिपर नाम सामने आया। एक अन्य पत्र, जिसे फ्रॉम हेलर पत्र कहा जाता है, के साथ आधा मानव गुर्दा भी भेजा गया था, जिसे कथित रूप से एक पीड़िता का अंग बताया गया। पुलिस ने गहन जांच की, सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की और कई घरों की तलाशी ली, लेकिन वे हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रहे। इस असफलता और हत्याओं की भयानक प्रकृति ने जनता में आक्रोश और पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया। जैक द रिपर की पहचान आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। वर्षों से कई सिद्धांत और संदिग्ध व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। कुछ प्रमुख संदिग्धों में मोंटाग्यू जॉन रूट, जो मानसिक रूप से अस्थिर बैरिस्टर थे, आरोन कोसमिंस्की, एक पोलिश नाई जिसके मानसिक रूप से बीमार होने के प्रमाण थे, और डॉ फ्रांसिस टम्बल्टी, एक अमेरिकी नीम हकीम डॉक्टर जो महिलाओं से नफरत करता था। हालांकि आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे जैक द रिपर की असली पहचान साबित हो सके। ये मामला इतिहासकारों, अपराध विशेषज्ञों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसने जैक द रिपर को इतिहास के सबसे कुख्यात और रहस्यमय सीरियल किलरों में से एक बना दिया है। ज़ोडियाक किलर एक सीरियल किलर था जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तरी कैलिफोर्निया में आतंक फैलाया। वो कम से कम 5 पुष्ट पीड़ितों की हत्या के लिए जाना जाता है, जो 1968 और 1969 के बीच हुई थी। हालांकि उसने खुद 37 लोगों की हत्या का दावा किया था। उसकी पहली ज्ञात हत्या 20 दिसंबर 1968 को हुई, जब हाई स्कूल के छात्र बेट्टी लू जेनसेन और डेविड फरादे को कैलिफोर्निया के वेलेजो के पास गोली मार दी गई। अगले 1 साल में उसने अलग अलग इलाकों में युवा जोड़ों को निशाना बनाया और बंदूक व चाकू का इस्तेमाल किया। कई जांचों के बावजूद उसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ज़ोडियाक किलर को कुख्यात बनाने वाली बात यह थी कि उसने पुलिस और मीडिया को रहस्यमय पत्रों के माध्यम से चिढ़ाया। 1969 में उसने स्थानीय समाचार पत्रों को हस्तलिखित संदेश भेजने शुरू किए, जिनमें कई बार ऐसे गूढ़ संदेश मतलब साइफर होते थे, जिनमें उसने दावा किया था कि उसकी पहचान छिपी है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 340 अक्षर वाला साइफर था, जिसे 50 से अधिक वर्षों तक कोई नहीं सुलझा सका। 2020 में क्रिप्टोग्राफर्स की एक टीम ने इसे हल किया, लेकिन इसमें उसका नाम उजागर नहीं हुआ, बल्कि ये पुलिस का मजाक उड़ाने वाला संदेश था। उसकी निर्भीकता और चतुराई ने उसे इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक बना दिया। सबसे प्रख्यात हमलों में से एक 27 सितंबर 1969 को हुआ, जब ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड पर लेक बेरिएसा में हमला किया गया। कातिल ने जल्लाद की तरह एक हुड पहन रखा था और उसने उन्हें बांधकर चाकू से कई बार हमला किया। शेपर्ड की मौत हो गई, जबकि हार्टनेल बच गए और उन्होंने हमलावर का विस्तृत विवरण दिया। इस हमले के बाद ज़ोडियाक ने एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को फोन कर अपराध की जिम्मेदारी ली। ये घटना उसके अन्य पत्रों और हत्याओं के साथ उसे एक रहस्यमय और खौफनाक अपराधी के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुई। ज़ोडियाक द्वारा की गई आखिरी पुष्टि 11 अक्टूबर 1969 को हुई, जब उसने सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को गोली मार दी। इससे पहले उसके सभी पीड़ित युवा जोड़े थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने एक अकेले व्यक्ति को निशाना बनाया, जिससे उसके उद्देश्यों को लेकर नई अटकलें शुरू हुईं। एक गवाह ने उसे टैक्सी से बाहर निकलते और सबूत मिटाते देखा, लेकिन पुलिस ने गलत पहचान के कारण उसे पकड़ने का मौका गंवा दिया। ये आखिरी मामला था
जिसे आधिकारिक रूप से ज़ोडियाक से जोड़ा गया। हालांकि उसने 1970 के दशक में भी पत्र भेजने जारी रखे। कई सिद्धांतों और संदिग्धों के बावजूद ज़ोडियाक किलर की असली पहचान कभी उजागर नहीं हो सकी। सबसे चर्चित संदिग्धों में से एक आर्थर ले एलेन था, जिसकी गहराई से जांच की गई थी, और गैरी फ्रांसिस पोस्टे, जिसे कुछ शौकिया जासूसों ने ज़ोडियाक होने का दावा किया। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी हैं। ज़ोडियाक के अपराध आज भी लोगों को रोमांचित करते हैं और किताबों, फिल्मों और कई अटकलों को प्रेरित करते हैं। ये मामला अब भी अपराध इतिहास के सबसे रहस्यमय और अनसुलझे मामलों में से एक बना हुआ है। 1982 के टाइलेनॉल जहर कांड यानी कि टाइलेनॉल पॉइजनिंग्स एक साइनाइड युक्त टाइलेनॉल कैप्सूल के कारण हुई मौतों की श्रृंखला थी, जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया और दवा उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये संकट शिकागो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां 7 लोगों की मौत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टाइलेनॉल कैप्सूल के सेवन से हो गई, जिन्हें किसी ने जानबूझकर जहरीला बना दिया था। पीड़ितों में एक 12 साल की बच्ची और एक युवा मां भी शामिल थीं, जिनकी मृत्यु टाइलेनॉल लेने के कुछ ही समय बाद हो गई। जैसे ही इस घटना का पता चला, पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने जनता को तुरंत टाइलेनॉल लेने से मना कर दिया और दुकानों ने इसे अपनी अलमारियों से हटा दिया। ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और FBI और पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, लेकिन अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। जहर देने का तरीका बेहद चालाकी से अपनाया गया था। पहले टाइलेनॉल कैप्सूल खोले गए, उन्हें पोटेशियम साइनाइड से दूषित किया गया, फिर उन्हें दोबारा सील करके दुकानों में रख दिया गया। इसके बावजूद कोई फिंगरप्रिंट, CCTV फुटेज या ठोस सबूत नहीं मिला। एक व्यक्ति जेम्स W. लुइस ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से फिरौती मांगते हुए कहा कि वो हत्या रोक सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि वही असली अपराधी था। जॉनसन एंड जॉनसन की प्रतिक्रिया कॉर्पोरेट संकट प्रबंधन, कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट का एक उदाहरण बन गई। कंपनी ने तुरंत 31 मिलियन बोतलों को बाजार से हटा लिया, जिससे उन्हें $100 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। उन्होंने टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग पेश की, जिसमें फॉयल सील और प्लास्टिक रैप शामिल थे, जो अब उद्योग में मानक बन चुके हैं। कंपनी की ईमानदार प्रतिक्रिया, जनता के साथ सीधा संवाद और अधिकारियों के साथ सहयोग ने उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करने में मदद की। टाइलेनॉल जहरकांड ने कई कानूनी और नियामक बदलावों को जन्म दिया। 1983 में अमेरिकी कांग्रेस ने टाइलेनॉल बिल पास किया, जिससे उपभोक्ता उत्पादों के साथ छेड़छाड़ करना एक संघीय अपराध बन गया। इसके बाद एंटी टैंपरिंग एक्ट लागू किया गया, जिसने ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा तय की। इन कानूनों का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके अलावा दवा कंपनियों ने कैप्सूल के बजाय टैम्पर प्रूफ टैबलेट का उपयोग करना शुरू किया, जिससे इस तरह की घटनाओं की संभावना कम हो गई। हालांकि इस मामले पर कई थ्योरीज और जांच की गई, लेकिन असली अपराधी कभी नहीं पकड़ा गया। ये घटना इतिहास के सबसे कुख्यात उत्पाद छेड़छाड़ अपराधों में से एक बन गई, जिसने उपभोक्ता वस्तुओं की भेद्यता को उजागर किया। भले ही कोई दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन इस त्रासदी के कारण महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधार हुए, जो आज भी उपभोक्ताओं की रक्षा करते हैं। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि ये जहरकांड किसने किया और क्यों, जिससे ये अपराध जगत के सबसे भयावह अध्यायों में से एक बन गया है। फ्लोरेंस का राक्षस, द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस, एक अज्ञात सीरियल किलर या हत्यारों के समूह का नाम है, जिसने 1968 से 1985 के बीच इटली के ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाया। ये हत्यारा प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता था, जो सुनसान जगहों पर अपनी कार या टेंट में होते थे। हमले बेहद क्रूर होते थे। हत्यारा पहले पीड़ितों को 22 कैलिबर बेरेटा पिस्तौल से गोली मारता और फिर महिला शवों को चाकू से क्षत विक्षत कर देता। पहली डबल हत्या 1968 में हुई थी, लेकिन 1974 के बाद इन अपराधों में तेजी आई और 1985 तक जारी रहे। हत्यारे की ये आदत कि वो अलग थलग पड़े प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता था, पूरे इलाके में दहशत फैला रही थी और पुलिस की गहन जांच शुरू हुई। फ्लोरेंस के राक्षस की जांच इटली के इतिहास के सबसे जटिल और विवादित आपराधिक मामलों में से एक बन गई। वर्षों तक कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी को भी दोषी साबित नहीं किया जा सका। पुलिस ने एक अकेले हत्यारे, साजिश में शामिल समूह और यहां तक कि एक शैतानी पंथ, सैटानिक कल्ट की थ्योरीज की जांच की।
एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि हत्याएं एक गुप्त समाज मतलब सीक्रेट सोसाइटी के कहने पर की गई थी, जो महिला पीड़ितों के शरीर के हिस्सों को बतौर ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करता था। FBI विशेषज्ञों द्वारा प्रोफाइलिंग सहित गहन जांच के बावजूद ये मामला अनसुलझा ही रह गया, क्योंकि परस्पर विरोधी साक्ष्य, अविश्वसनीय गवाहों की गवाही और खराब फॉरेंसिक कार्यवाही ने पुलिस की जांच को कमजोर कर दिया। फ्लोरेंस के राक्षस का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया और इसने किताबों, फिल्मों और FBI प्रोफाइलिंग तकनीकों को भी प्रभावित किया। अमेरिकी लेखक डगलस प्रेस्टन और पत्रकार मारियो स्पेजी ने अपनी जांच की, जिससे कुछ विवादास्पद दावे सामने आए कि इस मामले में गलत लोगों को फंसाया गया और एक संभावित साजिश को छिपाने की कोशिश की गई। ये मामला थॉमस हैरिस के प्रसिद्ध उपन्यास हैनिबल को भी प्रेरित करता है, जिसमें कुख्यात काल्पनिक सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर की कहानी जुड़ी हुई है। दशकों बीत जाने के बावजूद फ्लोरेंस के राक्षस की असली पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है, जिससे यह इतिहास के सबसे कुख्यात अनसुलझे हत्याकांडों में से एक बन गया है। सर्वेंट गर्ल एन्नाहिलेटर एक अज्ञात सीरियल किलर था, जिसने दिसंबर 1984 से दिसंबर 1985 के बीच ऑस्टिन, टेक्सास में आतंक मचा दिया था। हत्यारे ने मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी घरेलू महिलाओं को निशाना बनाया, अक्सर उनके घरों में सोते समय हमला किया। पीड़ितों को बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता, घर से बाहर घसीटा जाता और कुल्हाड़ी या किसी अन्य तेज हथियार से मार दिया जाता। कुछ मामलों में पीड़ितों के कानों में नुकीली वस्तुएं घोंपी गईं। बाद में 2 श्वेत महिलाओं की भी हत्या कर दी गई, जिससे संदेह हुआ कि हत्यारा अपनी पद्धति बदल रहा था। इन जघन्य अपराधों और उनकी अनियमित प्रकृति ने पूरे शहर को भयभीत कर दिया, लेकिन पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही। ये हत्याएं तेजी से विकसित हो रहे ऑस्टिन में हुई, जहां स्थानीय पुलिस बल को ऐसे हिंसक अपराधों से निपटने का अधिक अनुभव नहीं था। जांच के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पीड़ितों के प्रेमी और पति भी शामिल थे, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। हमले मुख्य रूप से रात में होते थे और अपराधी अक्सर सुरक्षा उपायों के बावजूद बिना पकड़े भाग जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि ये हत्याएं किसी एक व्यक्ति ने की हैं, जबकि कुछ ने इसे कई अपराधियों की साजिश बताया। लेखक हैरी ने हत्यारे को सर्वेंट गर्ल एन्नाहिलेटर नाम दिया और ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन ये मामला कभी हल नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि सर्वेंट गर्ल एन्नाहिलेटर बाद में लंदन चला गया और जैक द रिपर बन गया, क्योंकि दोनों मामलों में महिलाओं पर अत्यधिक हिंसा के समान लक्षण थे। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस हत्यारे की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिससे ये मामला अमेरिकी इतिहास में दर्ज सबसे शुरुआती सीरियल मर्डर मामलों में से एक बन गया। आज भी ये मामला अपराध विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो इस भयानक हत्याकांड के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीवलैंड टोर्सो मर्डरर एक अज्ञात सीरियल किलर था, जिसने 1930 के दशक में क्लीवलैंड, ओहायो में दहशत फैला दी थी। माना जाता है कि इस हत्यारे ने कम से कम 12 लोगों की हत्या कर उनके शवों के टुकड़े कर दिए थे। हालांकि कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ये हत्याएं, जो मुख्य रूप से 1935 से 1938 के बीच हुईं, अत्यधिक क्रूरता से भरी थीं। पीड़ितों, जिनमें ज्यादातर बेघर लोग या यौनकर्मी थे, जिनका सिर अलग कर दिया जाता था और अक्सर उनकी धड़ को भी अलग कर दिया जाता था। कुछ शवों की त्वचा पर रसायन लगाए गए थे, संभवतः पहचान मिटाने के लिए। हत्यारे ने ज्यादातर शवों को क्लीवलैंड के किंग्सबरी रन क्षेत्र में फेंका, जो उस समय झुग्गी झोपड़ियों का इलाका था। प्रसिद्ध निषेध युग मतलब प्रोहिबिशन एरा के कानून अधिकारी और उस समय क्लीवलैंड के सेफ्टी डायरेक्टर एलियट नेस ने इस मामले की जांच का नेतृत्व किया, लेकिन वो कातिल को पकड़ने में असफल रहे। मुख्य संदिग्धों में से एक डॉ. फ्रांसिस सी. स्वीनी थे, जो एक परेशान हाल और शराबी चिकित्सक थे, जिनकी सर्जिकल क्षमताएं हत्याओं के तरीके से मेल खाती थीं। कहा जाता है कि स्वीनी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल कर दिया था, लेकिन अपने राजनीतिक संबंधों के कारण उन्हें कभी आधिकारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया। नेस ने हत्यारे की तलाश में कठोर कदम उठाए, यहां तक कि संभावित पीड़ितों को बचाने के लिए झुग्गियों को जलवा दिया, लेकिन फिर भी वो हत्यारे तक नहीं पहुंच सके। ये मामला उनके करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बन गया।
क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर आज भी अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे सीरियल मर्डर मामलों में से एक है। हत्यारे की पहचान न हो पाना और अपराधों की बर्बरता दशकों से इस मामले को रहस्य बनाकर रखे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हत्यारा अन्य शहरों जैसे पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन में भी हत्या कर सकता था, जहां इसी तरह के मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले ने क्लीवलैंड की कानून व्यवस्था और फोरेंसिक जांच विधियों पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे भविष्य में सीरियल मर्डर मामलों की जांच के तरीके विकसित हुए। आज भी क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर की पहचान एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। न्यू ऑर्लियंस का एक्समैन एक रहस्यमयी और बेरहम सीरियल किलर था, जिसने 1918 से 1919 के बीच शहर में दहशत फैला दी थी। ये अज्ञात अपराधी मुख्य रूप से इटालियन अमेरिकन किराना दुकानदारों को निशाना बनाता था। वो रात के अंधेरे में उनके घरों में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करता था, अक्सर उन्हीं के औजारों का इस्तेमाल करता था। हत्याओं में लूटपाट का कोई संकेत नहीं था, जिससे पुलिस को लगा कि ये हमले आर्थिक लाभ के लिए नहीं किए जा रहे थे। ये हमले इतनी अनिश्चितता से किए गए थे कि पुलिस किसी ठोस सुराग तक नहीं पहुंच पाई और पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। इस केस का सबसे कुख्यात पहलू वो भयावह पत्र था, जो मार्च 1919 में एक स्थानीय समाचार पत्र को भेजा गया था। इस पत्र में लेखक ने दावा किया कि वो नरक से आया एक राक्षस है और फिर से हत्या करेगा, लेकिन जिन घरों में 19 मार्च की रात जैज संगीत बज रहा होगा, वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस रात न्यू ऑर्लियंस के हर कोने में जैज संगीत गूंज रहा था, क्योंकि लोगों ने इस धमकी को गंभीरता से लिया। संयोगवश उस रात कोई त्याही हुई, जिससे इस रहस्य और भी गहराता गया और एक्समैन की कहानी एक किंवदंती बन गई। हालांकि पुलिस ने कई जांचें की और कई संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन एक्समैन की असली पहचान कभी सामने नहीं आई। अक्टूबर 1919 में ये हमले अचानक बंद हो गए और मामला अनसुलझा रह गया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो संगठित अपराध से जुड़ा था। जो भी सच हो, न्यू ऑर्लियंस का एक्समैन अमेरिकी अपराध इतिहास के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी हत्यारों में से एक बना रहा, जिसकी कहानी पर किताबें, फिल्में और यहां तक कि जैज संगीत भी बनाया गया। बाइबल जॉन एक अज्ञात सीरियल किलर का उपनाम था, जिसने 1960 के दशक के अंत में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हत्याएं की थीं। माना जाता है कि उसने 3 युवा महिलाओं, 25 साल की पैट्रिसिया डॉकर्स, 32 साल की जेमाइमा मैकडोनाल्ड और 29 साल की हेलेन पुटॉक की हत्या की थी। इन सभी पीड़ितों को आखिरी बार बैरोलैंड बॉलरूम, एक लोकप्रिय डांस हॉल में देखा गया था और बाद में मृत पाया गया। हत्यारे का वर्णन एक अच्छे कपड़े पहने हुए, लाल बालों वाले व्यक्ति के रूप में किया गया था, जिसकी ग्लासगो की तेज उच्चारण वाली भाषा थी और जो बाइबल की आयतें उद्धृत करता था। इसी वजह से उसे बाइबल जॉन कहा गया। इन हत्याओं की जांच उस समय स्कॉटलैंड के इतिहास में सबसे बड़ी जांचों में से एक थी। प्रत्यक्षदर्शियों, विशेष रूप से हेलेन पुटॉक की बहन, ने संदिग्ध को एक शिष्ट, विद्वान और बाइबल का गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बताया। व्यापक पुलिस खोज और एक स्केच जारी होने के बावजूद हत्यारे की पहचान कभी नहीं हो पाई। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वो एक धार्मिक कट्टरपंथी था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो एक पूर्व सैनिक या कानून प्रवर्तन अधिकारी हो सकता है, क्योंकि उसकी कार्यशैली संगठित लगती थी। फॉरेंसिक सबूतों की कमी और केवल प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण पर निर्भरता के कारण मामले को सुलझाना मुश्किल हो गया। वर्षों से कुछ लोगों ने बाइबल जॉन को एक और कुख्यात स्कॉटिश सीरियल किलर पीटर टोबिन से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनके अपराधों में समानताएं थीं। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो उन्हें आपस में जोड़ सके। ये मामला आज भी अनसुलझा है और बाइबल जॉन स्कॉटलैंड के सबसे कुख्यात अज्ञात अपराधियों में से एक बना हुआ है। उसकी हत्याओं ने ग्लासगो में गहरी दहशत पैदा की थी और विशेष रूप से महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर समाज की मानसिकता को प्रभावित किया। आज भी बाइबल जॉन का रहस्य अपराध शोधकर्ताओं और सच्ची अपराध कथाओं में रुचि रखने वालों को आकर्षित करता है। ओरिजिनल नाइट स्टॉकर, जिसे बाद में गोल्डन स्टेट किलर के रूप में पहचाना गया, एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा था जिसने 1970 और 1980 के दशक में कैलिफोर्निया में आतंक फैलाया। उसके अपराध 1976 में ईस्ट एरिया रेपिस्ट के रूप में शुरू हुए, जहां वो मुख्य रूप से सैक्रामेंटो और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं पर हमला करता था।
शुरुआत में वो अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था, लेकिन बाद में उसने जोड़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। पुरुषों को बांधकर उनकी पत्नियों या प्रेमिकाओं पर अत्याचार करता था। वो बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था और हमलों के बाद ताने भरे फोन कॉल करके पुलिस को चकमा देता था। 1976 से 1969 के बीच उसके 50 से अधिक हमलों की पुष्टि हुई थी। 1969 के बाद उसके अपराध दक्षिण कैलिफोर्निया के सांता बारबरा, वेंचुरा और ऑरेंज काउंटी तक फैल गए, जहां वो ओरिजिनल नाइट स्टॉकर के रूप में कुख्यात हुआ। इस दौरान उसने सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि हत्या करना भी शुरू कर दिया। आमतौर पर पीड़ितों को पीट पीट कर या गला घोंटकर मार डालता था। उसके अपराधों की सटीक योजना, पुलिस को चकमा देने की क्षमता और कानून व्यवस्था से जुड़ी गहरी समझ के कारण संदेह हुआ कि उसका संबंध पुलिस या सेना से हो सकता है। डीएनए जांच से यह पुष्टि हुई कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट और ओरिजिनल नाइट स्टॉकर दरअसल एक ही व्यक्ति थे। साथ ही कई चोरी की वारदातों के आधार पर उसे विसालिया रैंसेकर भी कहा गया। 2018 में दशकों की जांच के बाद वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से पुलिस ने जोसेफ जेम्स डिएंजेलो नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को इस अपराधी के रूप में पहचान लिया। जांचकर्ताओं ने जेनेटिक जीनोलॉजी का उपयोग कर अपराध स्थल से मिले डीएनए को उसके रिश्तेदारों से मिलान किया और 72 वर्ष की आयु में उसे गिरफ्तार कर लिया। डिएंजेलो ने 13 हत्याओं और कई दुष्कर्मों का जुर्म कबूल किया, जिसके बदले उसे बिना पैरोल के कई आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी गिरफ्तारी ने फोरेंसिक विज्ञान की शक्ति को साबित किया और पीड़ितों व उनके परिवारों को वर्षों बाद न्याय दिलाया। रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता है, एक कुख्यात अमेरिकी सीरियल किलर, दुष्कर्मी और चोर था, जिसने 1984 से 1985 के बीच कैलिफोर्निया में आतंक मचाया। उसका जन्म 29 फरवरी 1960 को एल पासो, टेक्सास में हुआ था और उसका बचपन हिंसा और अपराध के माहौल में बीता। युवा अवस्था में वो कैलिफोर्निया चला गया, जहां उसने छोटी मोटी चोरी और नशे की लत के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसकी हत्या की पहली घटना जून 1984 में हुई, जब उसने 69 वर्षीय जेनी विनको की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी। अगले एक साल तक रामिरेज ने लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में कई घरों में घुसकर लोगों की हत्या की। उसने अपने शिकारों पर अलग अलग हथियारों जैसे बंदूक, चाकू और भारी वस्तुओं से हमला किया। रामिरेज अपने शैतानी विश्वासों के लिए कुख्यात था और अक्सर अपराध स्थलों पर पेंटाग्राम के निशान छोड़ देता था। वो अपने पीड़ितों को शैतान की कसम खाने के लिए कहता था। वो अपने शिकारों का चयन बिना किसी विशेष पैटर्न के करता था, जिससे जनता के बीच दहशत और बढ़ गए। उसके अपराध केवल हत्या तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसने कई पीड़ितों के साथ दुष्कर्म और अत्याचार भी किया। मीडिया उसे नाइट स्टॉकर का नाम दिया क्योंकि वो रात के समय घरों में घुसकर हमला करता था। पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन एक अहम सुराग तब मिला जब एक छोड़ी गई चुराई गई कार से उसकी उंगलियों के निशान मिले। इस सबूत के आधार पर अधिकारियों ने उसकी पहचान की और उसकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अगस्त 1985 को रामिरेज को पूर्वी लॉस एंजल्स के एक मोहल्ले में पहचान लिया गया और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका मुकदमा कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे महंगे और लंबे मुकदमों में से एक था, जो 4 साल से अधिक चला। 1979 में उसे 13 हत्याओं, 5 हत्या के प्रयास, 11 शारीरिक उत्पीड़न और 14 चोरी के मामलों में दोषी ठहराया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन वो कई दशकों तक मौत की सजा का इंतजार करता रहा और अंततः 2013 में 53 वर्ष की आयु में भी सेल लिम्फोमा नामक बीमारी से उस मृत्यु हो गई। अपनी सजा के बावजूद रामिरेज की एक भयावह फैन फॉलोइंग थी, जिसमें कुछ प्रशंसक उसे जेल में प्रेम पत्र भी भेजते थे। उसका मामला अमेरिकी अपराध इतिहास में सबसे कुख्यात मामलों में से एक माना जाता है। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।